नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन अध्यापन की क्रिया में लिप्त होंगे। कल से मेरे पास कई सारे मेल और मैसेजेस भी आ रहे हैं। कुछ लोग मेल्स के थ्रू मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सअप्स कर रहे हैं, कुछ लोग कॉल कर रहे हैं। जिसके पास जो भी मेरे नंबर या मेल आईडी या व्हाट्सअप नंबर है उस हिसाब से लोग संपर्क कर रहे हैं और सबका एक ही क्वेश्चन है कि सर ये जो कल नोटिस आया है इसको ज़रा समझाने की कोशिश करिए। किस हिसाब से इसमें जो पोस्ट वगैरह दी गई हैं ये क्या है, समझ में नहीं आ रही हैं। कई लोगों का इस पर आया कि ये समझ में नहीं आ रहा है, क्लास 6, 7, 8 क्या सब ये दिया गया है। तो मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि इस चीज़ें क्या हैं। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट के जितने भी लेटर्स हैं अब सीधे प्रिंसिपल्स को आने लगे हैं। आपने अगर ये चीज़ नहीं नोटिस की है तो मैं आपको बता दूं, पहले ये आता था नोडल ऑफिसर स्टेट सोसाइटीज़ के लिए, क्योंकि अभी जो हाल ही में कॉन्क्लेव हुआ था प्रिंसिपल्स के सभी, उसमें ये बात उठाई गई थी कि स्टेट सोसाइटी बहुत सारे नोटिस जो है नेक्स्ट के वो भेजती ही नहीं है स्कूल्स में, क्योंकि वो सीधे नोडल ऑफिसर्स को आते हैं तो प्रिंसिपल उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। या जहाँ जहाँ पुराने फैकल्टीज़ हैं स्टेट सोसाइटी द्वारा नियुक्त हैं तो वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही जो डायरेक्शंस मिलते हैं उन्हीं को वो फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट के द्वारा जो सीरियल नोटिस निकाली जाती है उसको फॉलो नहीं करते हैं। उनका ये कहना होता है कि जो स्टेट सोसाइटी उन्हें डायरेक्शन देगी वो उन्हीं को फॉलो करेंगे। इसकी वजह से भी बहुत सारे डिलेज होते हैं। ये सारी समस्या जो है नेक्स्ट को सूचित किया गया प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में। तो वहाँ पर अधिकारियों द्वारा ये विश्वास दिलाया गया कि अब जो भी नोटिस आएगी, खासकर जो इमरजेंसी बेसिस पर होगी, वो सीधे प्रिंसिपल्स के लिए आएगी। स्टेट सोसाइटी को बाईपास कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका काम सिर्फ चेकिंग लेवल पर है, काम तो प्रिंसिपल्स ही करते हैं। तो इसलिए अब सारे नोटिस जो है वो प्रिंसिपल्स के लिए ही आते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जनरली मैं पोस्ट के लिए बना रहा हूँ कि किस स्कूल में कितने पोस्ट है, कितनी खाली है और कितनी खाली नहीं है। आप इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सैंक्शन ऑफ पोस्ट फॉर द सेशन 2024 एंड 25 एंड 25-26 एंड डिटेल फॉर एग्जिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉई पोस्ट वाइज। इसके साथ स्कूल की मेल आईडी पर एक गूगल लिंक भी है, गूगल सीट है एक्सेल की, उसमें फिल करनी है ये पोस्ट वाइज। जैसा कि अभी पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि मीटिंग होने वाली है, तो हम उसमें चर्चा करेंगे कि उस मीटिंग में क्या हुआ और क्या क्या होने की संभावना है। और उसी के मीटिंग के जस्ट बाद ये मतलब नोटिस आया मेल के माध्यम से सभी प्रिंसिपल्स को उनकी स्कूल की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर। तो जो कॉन्क्लेव था वहाँ पर समस्याएं बताई गई थी, और फिर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पूछा गया तो उसमें भी जनरली इसी पर चर्चा की गई कि कौन कौन सी पोस्ट हैं आपके यहाँ, कौन सी नहीं है। बहुत सारे, जैसे क्या नेस्ट ने एम्प्लॉयज़ को तो भेज दिया लेकिन वहाँ पर वो चलते ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करिए, कहीं कहीं तक 8th क्लास तक स्कूल है और वहाँ पे पीजीटीज को भी भेज दिया गया है, क्योंकि इसके डाटा करेक्ट नेस्ट के पास नहीं था। हो सकता है अगले साल वो खुल जाए, तो अगर वो अगले साल खुल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो उन स्कूल में अगर खुलने की संभावना 1-2 साल में नहीं है तो उन पीजीटीज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी लिए सारे डेटाज मांगे जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, उस वो स्कूल किस क्लास तक का चल रहा है, उसके अनुसार वहाँ पे क्या क्या सैंक्शन पोस्ट होंगी। क्योंकि अभी एमआरएस के प्रिंसिपल्स को ये नहीं पता कि हमारे स्कूल में कितनी पोस्ट सैंक्शन है और कितनी पोस्ट सैंक्शन नहीं है। इसीलिए ये चार्ट बना के दिया गया है नेस्ट के द्वारा कि इसी के अनुसार आप चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ कौन सी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट नहीं है। आपका स्कूल जिस क्लास तक का चलता है उसके अकॉर्डिंग ये पोस्ट आप अपने हिसाब से बनाइए और उसके अकॉर्डिंग हमें भेजिए। अगर आपके यहाँ ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो हम आपके एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र कर देंगे, और अगर आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ कम हैं तो हम वहाँ पर नई नियुक्ति प्रदान करेंगे। तो इस नोटिस का इतना ही मतलब है जो कल बात हुई थी। कल भी मैंने इस चीज़ को मीटिंग को ऑब्जर्व किया था और जो भी बातचीत हुई उसका मैं सारांश आपको बता रहा हूँ। और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था। एक चीज़ आपको और बतानी है कि हमने न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव की बात की थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नई वैकेंसी ही आए।
हो सकता है वेटिंग लिस्ट के माध्यम से न्यू ड्राइव स्टार्ट की जाए, क्योंकि वहाँ न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव की गई थी, यहाँ पर वो कहीं जिक्र नहीं था कि वो फ्रेश करेंगे। हो सकता है वो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उन पोस्टों को फिल करें जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसकी संभावना ज़्यादा बन रही है कि वेटिंग लिस्ट के हिसाब से भरा जाए। फ्रेश रिक्रूटमेंट हो सकता है ना आए, या तो फ्रेश रिक्रूटमेंट उनके लिए आए जिनकी वैकेंसी अभी तक फिल नहीं हुई है, जैसे वीपी यानी वाइस प्रिंसिपल की हो सकती है, कैटरिंग असिस्टेंट की हो सकती है, कुक की हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर, यानी इसको मिसलेनियस पोस्ट कह सकते हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट, इनकी वैकेंसी आने की संभावना है। टीचिंग वैकेंसी की संभावना मुझे थोड़ा बहुत कम लग रही है। बाकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे जैसे मिलेगी मैं आप सभी लोगों के साथ इसको साझा करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी ये दुविधा में है किस किस पोस्ट पर आएगा। जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कौन सी पोस्ट आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो इसकी अभी करेक्ट जानकारी नहीं है। अभी सिर्फ स्कूल से डेटा मांगा जा रहा है। हो सकता है कुछ पोस्ट ऐसी है जिसका वेटिंग लिस्ट से भी ना फिल हो सके, तो उस पर नई रिक्रूटमेंट आएगी। बट कौन कौन सी पोस्ट के लिए आएगी और कौन सी पोस्ट के लिए नहीं आएगी अभी इसका डेटा नहीं है। उस डेटा के लिए ही वो मीटिंग रखी गई थी कल, और ये फॉर्म आए हैं और ये नोटिस आई है जिसके माध्यम से वो डेटा भेजना है। भेजने के बाद जब सारा डेटा उन तक पहुंच जाएगा तभी ये समझ में आ पाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आएगा और कौन सी पोस्ट के लिए नहीं आएगा। इसके सारे पॉइंट्स लगभग आप लोगों ने पढ़ ही रखे होंगे। अब मैं एक एक पॉइंट्स को क्या ही पढ़ूं कि सभी के लिए एक सेपरेट वर्कशीट आएगी जिसमें नाम अलॉट होगा, उन्हीं को सिर्फ उसको ही भरना है, दूसरे आदमी दूसरे का ना भर दें, मतलब दूसरे स्कूल का ना भर दें। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। सीट आर लिंक्ड विद ईमेल आईडी, जो भी सीट्स हैं वो स्कूल की ईमेल आईडी से लिंक्ड है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति अपनी ईमेल आईडी से इसको भर नहीं सकता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ ये वाला थोड़ा ध्यान देना है, EMRS हैज़ टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ रेगुलर टीचर। इसमें सिर्फ रेगुलर टीचर की ही डिटेल्स फिल करनी है। वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो नेस्ट के द्वारा रिक्रूट किए गए हों, या तो स्टेट सोसाइटी ने इससे पहले रेगुलर बेसिस पे अगर उनकी रिक्रूटमेंट की है तभी। बाकी इसके अलावा किसी की नहीं भरनी है। नॉट नॉट इंक्लूडेड द नंबर ऑफ स्टाफ डिप्यूटेड बाई स्टेट सोसाइटी। जैसे कि MP में आप देख रहे होंगे अधिकतर जो स्टाफ है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है, यानी उसको सैलरी नेस्ट के माध्यम से या स्टेट सोसाइटी के माध्यम से नहीं प्रदान की जाती है। वो अपने ही स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और स्टेट गवर्नमेंट के ही वो टीचर हैं, और उनको सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देती है, बट वो काम नेस्ट में करते हैं यानी EMRS में करते हैं। ऐसे सभी टीचर डिप्यूटेड टीचर कहलाते हैं, यानी डिप्यूटेशन पर आई हुई हैं। इनका भी डाटा नहीं देना है। नॉट इंक्लूड करना है जो भी कॉन्टेक्चुअल और गेस्ट टीचर्स हैं, इनके भी डेटा आपको नहीं भेजने हैं। तभी अगर आप इनके भी डेटा भेज देंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा कि वैकेंसी खाली है या नहीं खाली है। तो इनको छोड़कर सिर्फ ध्यान देना है कौन कौन से, सिर्फ रेगुलर टीचर होने चाहिए जो नेस्ट के द्वारा अपॉइंटेड हो या तो फिर स्टेट सोसाइटी के द्वारा, और इसके अलावा किसी और टीचर्स को नहीं भेजना है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है जो कि शायद हमारे लिए नेगेटिव है कि इफ़ नंबर ऑफ अवेलेबल रेगुलर टीचर इज मोर देन द सैंक्शन पोस्ट प्लीज स्पेसिफाई द एक्चुअल नंबर, तो नेगेटिव फिगर्स अपीयर अंडर द वैकेंट पोस्ट। यानी अगर ज़्यादा टीचर्स आ गए हैं तो आप उसको ज़रूर बताइए ताकि उनको वहाँ से हटाया जाए। और दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द पोस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू लैक ऑफ स्टूडेंट ऑप्शन OPT any option for the subject, please indicate the same clearly under the other remarks column। ये जरूर भेजना है। इससे क्या होगा कि ऐसी पोस्ट जिनमें टीचर्स इसमें बैठ के आराम कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, जैसे ज़्यादातर देखा जा रहा है संस्कृत विषय ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट बहुत सारे टीचर्स खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चे संस्कृत लेते ही नहीं 11th-12th क्लास में। PGT संस्कृत की बात हो रही है। तो ऐसे में जहाँ पे नंबर बहुत कम है, 2-4 बच्चे या 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर PGT संस्कृत की पोस्ट खत्म कर दी जाएगी। ऐसे और भी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ ऐसे विषय नहीं हो सकता है, जो साउथ के स्टेट हो वहाँ पे PGT हिंदी की कोई जरूरत ना हो, ज्यादातर लोग हिंदी ना लेते हो, वहां पर हो सकता है PGT तेलुगु कोई टीचर हो या इंग्लिश हो, हिंदी नहीं लेता हो कोई बच्चा। तो ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे पोस्ट खत्म होने की संभावना है। ये प्रिंसिपल के पास है, अगर वहाँ पे बच्चों के नंबर कम है तो वो बता देंगे, और फिर वो अगले साल वहाँ PGT की जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगी, और अगर वहाँ पे कोई रेगुलर टीचर है तो उसका ट्रांसफर दूसरे जगह पे कर दिया जाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी थी इस मीटिंग में कि अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई पोस्ट है जिसमें टीचर्स नहीं है और आपको लगता है कि यहाँ पर
टीचर्स की आवश्यकता है इस विषय की, तो आप वो भी मेंशन करेंगे और वहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट भी की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट हटाई जाएगी, बल्कि नई पोस्ट उसमें सेंक्शन भी की जाएगी। और इसमें ये भी कहा है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ पोस्ट, तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू चेंज द सैंक्शन पोस्ट एज इट इज लिंक्ड विद हाईएस्ट क्लास। तो आप उसको प्लीज चेंज नहीं करिएगा। खासकर ये सारे जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सभी प्रिंसिपल और जो उनका ऑफिस स्टाफ है, अकाउंटेंट और जीएसटी के लिए है कि आप इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से फिल करिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना होने पाए। और डिटेल्स ऑफ स्टाफ हु एक्चुअली enter the details and verifying officer to be name entered, name, मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन जरूर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और बाय कंसिडरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क डिटेल्स आर टू बी वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल या प्रिंसिपल इंचार्ज। मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट पीजीटी होते हैं, अगर वो प्रिंसिपल की तरह कार्य कर रहे हैं तो उन्हें प्रिंसिपल इंचार्ज कहा जाता है, आईसी, यही वेरीफाई करेंगे। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल इज द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआरएस ओनली, यानी कि जो ईएमआरएस द्वारा नियुक्त प्रिंसिपल हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर वहाँ स्टेट सोसाइटी या पुरानी कोई डिप्यूटेशन पे है तो उनको नहीं भेजना है। जो नेस्ट ने भेजा है ईएमआरएस के स्कूल्स के लिए, उन्हीं प्रिंसिपल की सिग्नेचर चाहिए, वही साइन करेंगे। इन सभी चीज़ों पर ये विशेष ध्यान दें। उन सभी प्रिंसिपल्स के लिए जो स्टेट सोसाइटी द्वारा डिप्यूटेशन पर हैं उनको नहीं भरना है। अगर वहाँ पर रेगुलर नेक्स्ट की तरफ से प्रिंसिपल नहीं आया है तो आप भर सकते हैं, लेकिन अगर आया है तो उन्हीं को ही भरने देना है, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा और हो सकता है पेनल्टीज भी लग जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हम नोटिस का बता रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं ये पोस्ट। मेन मामला यही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि किस स्कूल में किस लेवल की जो पोस्ट होगी वो कैसे पता चलेगी। ये सिर्फ इतना डेटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल 6th क्लास में जाके पढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको जो समझने का जो आसान तरीका है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई स्कूल 6th क्लास तक का है, यानी 6th क्लास से स्टार्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है रेसिडेंशियल स्कूल है, 6th क्लास से स्टार्ट हो रहा था, यानी 6th क्लास से उससे ऊपर है, तो वहाँ एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है और एक प्रिंसिपल आपको देना है। वो फॉर्म भरते समय प्रिंसिपल के कॉलम में यस टिक करना है, यानी वहाँ एक प्रिंसिपल होगा। और अगर वाइस प्रिंसिपल की बात करें, यानी अगर वहाँ 9th और 10th चलता है, यानी मेनली इसमें 10th दिया गया है, यानी 10th क्लास का एग्जाम होना है, जाहिर सी बात है 9th है तो 10th भी होगा, वरना सिर्फ 8th क्लास तक का होगा। यानी वो हाई स्कूल तक का स्कूल है, 9th और 10th तक का है, 10th क्लास तक उसमें पढ़ाई होती है, तभी वाइस प्रिंसिपल की जरूरत है। अगर 10th क्लास तक उसमें नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, वहाँ आप 0 करेंगे। यानी अगर 10th क्लास तक का आपका स्कूल है तभी आप वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, यानी वो स्कूल एलिजिबल है तो वहाँ एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होगा। पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो अगर वहाँ क्लासेस 9th क्लास से चल रही हैं, इससे ऊपर की चल रही हैं, यानी भी हम 10th क्लास मान सकते हैं, यानी 9th क्लास वहाँ पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पीजीटी इंग्लिश होगा। भले हो सकता है 11th 12th हो या ना हो, बट अगर 9th क्लास या 10th क्लास तक है तो पीजीटी इंग्लिश आएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मैं पीजीटी हूँ, सो कॉल्ड पीजीटी, और मैं 11th 12th ही पढ़ाऊँगा, 9th 10th नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसा कहीं रूल्स नहीं है। नवोदय में पीजीटी 10th को भी पढ़ाते हैं, और ये हमारा ने इस पोस्ट के अकॉर्डिंग सबको पता चल जाना चाहिए, जितने भी पीजीटी हैं जो ये अपने आप को कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। आपकी पोस्ट ही क्रिएट की जा रही है कि अगर वहाँ 9th क्लास से क्लासेस चल रही हैं तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। जनरली बोर्ड की कक्षाएं नवोदय विद्यालय में पीजीटी ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वहाँ टीजीटी 1 होते हैं, लेकिन यहाँ टीजीटी 2 हैं। तो जो वर्कलोड है उसे इक्वल करने के लिए आपको नीचे की क्लासेस दी जा सकती है। 9th क्लास आपको दी जाएगी, अलग अलग स्कूलों में दी जा भी रही है, तो दी जाएगी, तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि हम पीजीटी हैं, हम 9th नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो रिक्रूटमेंट हुई है वो इसी बेसिस पे हुई है और सेंक्शन भी इसी तरीके से किया गया। टीजीटी हो सकता है 6th 7th 8th और 10th पढ़ाए, और जो पीजीटी है 11th 12th और 9th क्लास पढ़ाए। पीजीटी अगर हिंदी की बात की जाए तो अगर आपकी क्लासेस 11th और 12th यानी स्टार्ट रहेंगी तभी पीजीटी हिंदी आएगा, अन्यथा नहीं है। अगर 10th क्लास तक का स्कूल है तो पीजीटी हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी 11th क्लास से अगर आपके यहाँ 11th और 12th चलता है तभी आपको पीजीटी हिंदी की ज़रूरत होगी। पीजीटी मैथ सेम यही, अगर 9th क्लास से स्टार्ट है, स्कूल आपका 9th और 10th तक का है, तो पीजीटी मैथ्स भी चाहिए। आप भरते समय ये बिल्कुल ना देखें कि अरे मेरा स्कूल तो 10th क्लास तक का है तो हमें पीजीटी मैथ की जरूरत नहीं है, पीजीटी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। बिल्कुल है। आप
पीजीटी मैथ और इंग्लिश के एलिजिबल हैं, आप उसमें यस करेंगे कि हाँ हमें पीजीटी मैथ चाहिए और इंग्लिश चाहिए, वो 9th क्लास या 10th क्लास। अगर आपके यहाँ 11th और 12th नहीं है तो बोर्ड की जो कक्षाएं होगा वो पीजीटी पढ़ाएंगे, और 9th तक की जो क्लासेस हैं वो आपके टीजीटीज पढ़ाएंगे। पीजीटी केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो अगर 11th क्लास से आपका स्टूडेंट 11th इंटरमीडिएट तक का है तो पीजीटी केमिस्ट्री की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है। इसमें लिखा है ओनली टू बी कंसीडर्ड इफ हिंदी इज टॉट इन सेकेंडरी क्लास। और हाँ एक चीज़ ये भी, अगर 11th क्लास में हिंदी पढ़ाई जा रही है तभी जरूरत है। मान लीजिए साउथ का स्टेट है और 11th क्लास में हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाती, तो वहाँ पीजीटी हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम यही चीज़ केमिस्ट्री के लिए, ओनली कंसीडर्ड इफ साइंस स्ट्रीम इज फंक्शनल इन सेकेंडरी लेवल। तो ये पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आप ऐसे समझ जाइए कि अगर मान लीजिए वहाँ पे आर्ट साइड है, कॉमर्स है और साइंस है ही नहीं, तो आप केमिस्ट्री को क्यों बुलाएंगे? कॉमन सेंस की बात है। बस वहाँ आप ये मत समझ जाइए कि हाँ ये देखिए नोटिस में तो 11th क्लास लिखा था इसलिए मैंने बुला लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ साइंस स्ट्रीम है तभी आप बुलाएंगे। पीजीटी फिजिक्स की बात की जाए, अगर आपका 9th और 10th क्लास यानी हाई स्कूल तक का स्कूल है तो भी आप पीजीटी फिजिक्स बुलाएंगे और वो 10th क्लास की क्लासेस लेगा। 9th और 10th पीजीटी फिजिक्स पढ़ाएगा साइंस के पोर्शन में, और साइंस जो पीजीटी फिजिक्स ही पढ़ाएगा। पीजीटी बायोलॉजी के लिए फिर 11th और 12th क्लासेस अगर हैं तभी पीजीटी बायोलॉजी रिक्रूट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। सेम यही चीज़ पीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी ये 9th क्लास का कॉलम है। अगर 9th क्लास से मतलब यानी हाई स्कूल तक का स्कूल है तो पीजीटी हिस्ट्री आएगा और वो 9th और 10th पढ़ाएगा, बाकी 6, 7, 8 जो टीजीटीज हैं वो पढ़ाएंगे। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास है, यानी 11th और 12th यानी इंटरमीडिएट क्लासेस हैं तो ही पीजीटी ज्योग्राफी की ज़रूरत है। सेम यही पीजीटी कॉमर्स के लिए यानी इंटरमीडिएट की है तभी ज़रूरत है, और सिर्फ एक पोस्ट। इकोनॉमिक्स भी अगर 11th 12th यानी इंटरमीडिएट तक का स्कूल है तो ही आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी अगर 11th 12th का ही स्कूल है तभी आवश्यकता है, अन्यथा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। ऐसे अगर हम पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भी 11th क्लास में ही अगर पढ़ाई जाती है तो ही पीजीटी की आवश्यकता है, अन्यथा नहीं। टीजीटी हिंदी की बात करते हैं। देखिए अगर आपका स्कूल सिर्फ 8th क्लास तक का है, जैसे जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में क्या है 8th क्लास तक के हैं, सिक्किम में ही 8th क्लास के हैं 10th के नहीं है, ऐसे बहुत बहुत क्षेत्रों में कि नए स्कूल्स खुल रहे हैं जो सिर्फ 8वीं क्लास तक हैं, तो वहाँ सिर्फ टीजीटी हिंदी एक होगा, वही तीनों क्लास पढ़ाएगा। 2 सेक्शन है तो 6 क्लास उसे लेनी पड़ेगी, और अगर सिर्फ एक एक सेक्शन है तो उसे 3 क्लास लेनी पड़ेगी। अगर 9th और 10th है यानी हाई स्कूल है तभी 2 होगा, अन्यथा सिर्फ 1 होगा। सेम ये इंग्लिश के लिए है कि इंग्लिश अगर टीजीटी इंग्लिश 10th क्लास तक का है तो सिर्फ 1 होगा, और अगर 11th 12th भी उसमें है तो 2 होगा। अब आप सोचेंगे अरे ये कैसे, टीजीटी जो है वो 11th 12th में थोड़ा ना पढ़ाता है। लेकिन अगर आप पिछली इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जब इंग्लिश की बात हो रही थी तो इंग्लिश अगर 9th 10th में है तो भी पीजीटी की रिक्रूटमेंट हो रही है, यानी ऑलरेडी आपको एक पीजीटी और एक टीजीटी मिल रहा है। तो बात मैंने की थी ना कि अगर इंग्लिश सिर्फ आपका 10th क्लास तक का है तो आपको एक टीजीटी मिला है, एक पीजीटी मिला है, यानी 2 टीचर्स आपको ऑलरेडी हो गए हैं। 9th और 10th जो हायर क्लासेस हैं वो पीजीटी पढ़ाएंगे, और जो नीचे 6, 7, 8 हैं वो टीजीटी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर 11th 12th आ जाएगा तो वही पीजीटी शिफ्ट हो जाएगा 11th और 12th में पढ़ाएगा, और नीचे की कुछ क्लासेस चाहे वो 9th ले सकता है या 10th ले सकता है, जैसे वहाँ का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देना चाहे उस हिसाब से। यानी 11th और 12th पीजीटी को तो लेना ही लेना है, साथ में नीचे की यानी टीजीटी की भी एक क्लास आपको लेनी है। इसके माध्यम से यही बताया जा रहा है और इसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। सेम चीज यही टीजीटी मैथ के लिए, अगर वो 8th क्लास 10th क्लास तक का स्कूल है तो 1, और अगर 11th 12th का है तो 2। अगर 11th 12th क्लास अगर आपके यहाँ इंटरमीडिएट है तो टीजीटी मैथ्स के 2 होंगे, और अगर सिर्फ 10th क्लास तक का है तो 1। फिर आप कहेंगे 1 क्यों, फिर वही अगर आप पिछली स्लाइड में जाके पलट के देखेंगे तो मैथ्स भी अगर 10th क्लास तक का है तो 2 पीजीटी मैथ की रिक्रूटमेंट की जा रही है, तो पीजीटी मैथ 1 और एक टीजीटी मैथ मिला के 2 टीचर हो जाएंगे, जो कि वो हायर क्लासेस जो है वो पीजीटी लेंगे और जो नीचे की वो टीजीटी लेंगे। और 11th 12th आ जाएगा तो वो पीजीटी फिर 11th 12th चला जाएगा तो नीचे पढ़ा नहीं पाएगा, तो इसलिए एक टीचर आपको और दिया जाएगा। टीजीटी रीजनल लैंग्वेज 1 अगर स्कूल हाई स्कूल का है यानी 9th और 10th है तभी है, अन्यथा नहीं है। और एक जो होगा वो 6 क्लास से है, यानी अगर वही चीज़ बात कर रहा था कि अगर 10th क्लास तक का है तो 2 जरूरत रहेगी रीजनल लैंग्वेज की, और अगर सिर्फ 8th क्लास तक का है तो 1। टीजीटी सोशल साइंस बात हो रही थी, अगर वो 8th क्लास तक का है या 10th क्लास तक का है तो भी सिर्फ 1 टीजीटी सोशल साइंस मिलेगा, और अगर 11th 12th है तो 2। फिर आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है
क्योंकि अगर आप पीछे वीडियो में पीछे वाले पेज पे जाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि जो पीजीटी हिस्ट्री है उसको दिया जा रहा है अगर स्कूल 9th और 10th क्लास तक का है। तो यानी एक जो पीजीटी हिस्ट्री है और जो टीजीटी सोशल साइंस, ये दो मिलकर पढ़ाएंगे 10th क्लास तक। लेकिन अगर वो 11th-12th में होता है तो पीजीटी हिस्ट्री 11th-12th को भी पढ़ाता है। इस वजह से फिर 2 टीचर की जरूरत होगी। टीजीटी साइंस के लिए भी सेम फार्मूला यहाँ पे है। क्यों? 11th-12th क्लास होगा तब 2 जरूरत होगी। अगर सिर्फ 10th क्लास तक का है तो एक टीजीटी साइंस की जरूरत होगी, क्योंकि जो पीजीटी फिजिक्स है वो अगर 10th क्लास तक का है तो पीजीटी फिजिक्स आपको मिल रहा है। तो वही पीजीटी फिजिक्स जो 9th और 10th को पढ़ाएगा, अगर 10th क्लास तक का है तो उसको ले लिया जाए और टीजीटी साइंस को ले लिया जाए, तो दो टीचर आपके पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 11th-12th है तो वही पीजीटी फिजिक्स अब 11th-12th को भी पढ़ाएगा, तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर एक टीजीटी आपको और मिल जाएगा। टीजीटी म्यूजिक की बात करें, अगर 7th क्लास है वहाँ पे, यानी 7th-8th क्लास है, तो आपको एक टीजीटी म्यूजिक दिया जाएगा, एक टीजीटी आर्ट दिया जाएगा। फीमेल अगर 6th क्लास है, 7th क्लास तक का है, 8th क्लास तक का है तो मिलेगा, वो एक ही मिलेगा। पीटी मेल और लाइब्रेरियन अगर वो क्लास 8th क्लास या उससे ऊपर की है तभी फिजिकल एजुकेशन मेल की नियुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी जो फिजिकल एजुकेशन फीमेल है उसी को संभालना होगा अगर वो स्कूल 8th क्लास तक का है, यानी 7th क्लास तक का है, माफ़ कीजिएगा 7th क्लास तक का है। अगर वहाँ 8th क्लास या उससे ऊपर की कक्षाएं हैं तभी पीटी मेल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। लाइब्रेरियन के लिए सेम ही चीज़ है। अब नॉन टीचिंग की बात कर लेते हैं। अकाउंटेंट अगर वो स्कूल 8th क्लास या इसके ऊपर का है तभी वहां पर अकाउंटेंट की नियुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि जब 2 ही 3 क्लासेस होंगे तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, मैनेज करने की इतनी ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, तो अकाउंटेंट की आवश्यकता वहाँ होगी नहीं। क्योंकि 8th 9th 10th 11th 12th इससे ज़्यादा बड़े स्कूल्स होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मैनेजमेंट करने की जो मैनेजमेंट की समस्या आएगी, इसलिए वहाँ पर अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी। एक काउंसलर होगा अगर वो 6th क्लास से होगा तो। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी कैसे होती हैं। और ये आखिरी स्लाइड है, इसमें हम देख लेते हैं। अगर वो 6th क्लास से स्कूल है तो हॉस्टल वार्डन की जरूरत होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये किस क्लास की बात हो रही है? सिर्फ 6th क्लास। और हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल हॉस्टल वार्डन। अगर सिर्फ 6th क्लास चलता है तो मेल वार्डन वहां पर नियुक्त नहीं होंगे। फीमेल ही मतलब मेल बच्चों को और उनको भी संभाल सकती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वहाँ जेंडर वाला इश्यूज नहीं होता। लेकिन अगर 7th क्लास या उससे ऊपर के हैं तो वहां पर मेल वार्डन की नियुक्ति की जाएगी। 6th क्लास है या इससे ऊपर है तो स्टाफ नर्स एक, कैटरिंग असिस्टेंट 7th क्लास या उससे ऊपर के स्कूल है तो एक कैटरिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यानी अगर 7th क्लास या उससे ऊपर का है तभी एसएसए नियुक्त होंगे, अन्यथा नहीं। जेएस से आपको एक मिलेंगे अगर 6th क्लास या उससे ऊपर के स्कूल है, लेकिन अगर वहाँ 9th और 10th है यानी हाई स्कूल्स भी ऐड है तब आपको एक और मिल जाएंगे, तब 2 मिलेंगे। क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, सबके डेटा फीड करना और बहुत सारे टेक्निकल काम होते हैं जिसको एक जेल से संभाल नहीं सकते हैं, इसलिए आपको 2 मिलेंगे। कुक एक मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर आपको एक मिलेगा, ये सब 6th क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे। ड्राइवर भी आपको एक मिलेगा। लैब अटेंडेंट, यानी अगर वो स्कूल 8th क्लास या उससे ऊपर का है तभी लैब अटेंडेंट की पोस्ट होगी, अन्यथा वहाँ पर नहीं होंगे। मेस हेल्पर अगर 6th क्लास और 7th क्लास तक के बच्चे हैं तो एक, और अगर 8th क्लास या उससे ऊपर के बच्चे हैं तो आपको 2 मेस हेल्पर मिलेंगे। स्वीपर आपको 2 मिलेंगे अगर वो सिर्फ 6th क्लास और 7th क्लास का है स्कूल है तो। अगर वहाँ पर 8th क्लास या इससे ऊपर के हैं तो आपको 3 स्वीपर दिए जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो कुक होगा वो आउटसोर्स, इफ मेस इज आउटसोर्स शुड नॉट बी फिल्ड। अगर आउटसोर्सिंग के जरिए कुक है तो फिर नहीं भरिए, और अगर नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं। व्हीकल विद ड्राइवर शुड बी हायर्ड थ्रू आउटसोर्सिंग, ये ऐसे किया जाएगा। और इसमें भी इफ मेस आउटसोर्स शुड नॉट बी फिल्ड, अगर आप मेस आप आउटसोर्सिंग पर चला रहे हैं तो जरूरत नहीं है। स्वीपर इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट आउटसोर्सिंग पर्सनली, जो आउटसोर्सिंग वाले लेटर्स आए थे उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है और इसी फॉर्मेट में फिल करना है। चौकीदार आपको 2 रखने हैं, वो 6th क्लास के होंगे स्कूल और उसके ऊपर के हैं तो 2। गार्डनर आपको एक चाहिए अगर वहाँ 6th क्लास है उसके ऊपर के हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो जितने भी प्राचार्य महोदय या महोदया हैं वो इस नोटिस को अच्छे से देख लें। जितने आसान तरीके से मैं इसको समझा सकता था मैंने आपको समझाया, बहुत ही सरल शब्दों में। और जो भी अकाउंटेंट सर हैं या मैम हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके बहुत लाभदायक रहा होगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई होगी इसके बाद तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं।
और नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपकी मदद कर पाया हूँगा। जितने आसान से आसान शब्दों में मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।